चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और उसके बाद आगे हम जोड़ेंगे स्मार्ट वर्क्स के मैनेजमेंट को। चोलामंडलम ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद आगे अब कंपनी की योजना क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है हमारी पेशकश में। एनआई की बात करें, लगभग 11.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़ा दर्ज हुआ है, लगभग 865 करोड़ पर। पैट हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% बढ़कर लगभग 1155 करोड़ पर आया है। लेकिन की ग्रोथ ड्राइवर्स आपको क्या लगते हैं इस तरह के क्वार्टर परफॉर्मेंस के पीछे? नेट इनकम मार्जिन हमारा अच्छा है और नेट इनकम मार्जिन आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है और ये नेट इनकम मार्जिन अगले 2 क्वार्टर में और ज्यादा इंप्रूव होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड का जो बेनिफिट है धीरे धीरे आ रहा है। तो ये जो फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरा, हमने कॉस्ट जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको कंट्रोल रखा है। नेट क्रेडिट कॉस्ट भी क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 2 में 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है। तो इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी रही है। एयूएम की बात करें सर तो 21% ईयर ऑन ईयर ग्रो होकर लगभग 2.15 लाख करोड़ पर यह आंकड़ा आया है और डिसबर्समेंट्स जो हैं उनकी ग्रोथ फ्लैट रही है, उसके बावजूद ये नंबर है। लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव जहां पर आपने क्वालिटी को प्रायोरिटाइज किया हो, यील्ड्स को प्रायोरिटाइज किया हो, या आपको लगता है कि डिमांड मॉडरेशन के ये अर्ली साइंस हैं? नहीं, डिमांड जो है क्वार्टर 2 में हमेशा कम रहता है और इस बार जो है आप देखे होंगे कि जीएसटी लास्ट 10 डेज में इफेक्टिव हुआ, तो उसका जो रिजल्ट है लास्ट 8-10 डेज में ही आया। तो वो व्हीकल फाइनेंस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में तो फायदा कर गया, लेकिन लास्ट 7-8 डेज में नवरात्रि की हॉलीडेज होने के कारण, एसआरओ बंद होने के कारण थोड़े मॉर्गेज बिजनेस जो है हमारे अगले क्वार्टर के लिए स्पिल ओवर हो गए। तो इसके कारण डिसबर्समेंट जो हमारा जो प्रेडिक्शन था कि वो फ्लैट रहेगा वो ऐसे ही रहा है। बट क्वार्टर 3 से हमारा डिसबर्समेंट अप हो जाएगा और क्वार्टर 4 में ऑब्वियसली डिसबर्समेंट जब अप होगा तो एयूएम में ग्रोथ फर्दर जो आप देख रहे हैं 20-21% यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। जीएनपीए और एनएनपीए की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़त दर्ज हुई है, 4.5% और लगभग 3% से कुछ ज़्यादा। लेकिन पोर्टफोलियोज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही इस स्ट्रेस में आप किस तरह से एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर फोकस कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में? तो पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि स्टेज 2 टू स्टेज 3 उसमें दोनों चीजों में अपने को देखने की जरूरत है। तो स्टेज 2 टू स्टेज 2 में जब इंप्रूवमेंट देखते हैं तो इसका मतलब है कि स्टेज 3 अगली बार से ठीक होना चालू होगा। तो हमारा क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में स्टेज 2 फ्लैट रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट, उनमें कोई डिटोरेशन नहीं आया है। अब स्टेज 3 में 20 पैसा जो बढ़ा है, अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 में जो इंक्रीज था करीब करीब 800 करोड़ का, वहां के उसके कंपेरिजन में हमारा क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 का जो इंक्रीज है वो कम है, ऑलमोस्ट 600 करोड़। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अर्ली डिफॉल्ट, नॉन स्टार्टर जो चीजें हैं वो सब ठीक हो रही है और एनपीए भी आने वाले 2-3 क्वार्टर में ठीक होने दिखेगा आपको। जो क्वार्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट जो क्वार्टर रहा है वो इसके कारण थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि फेस्टिवल है जहां पर कस्टमर थोड़ा सा कम पेमेंट करते हैं, और दूसरा है आपका मानसून जहां पर यूटिलाइजेशन लेवल व्हीकल्स की कम रहती है। तो इन दोनों कारणों के कारण क्वार्टर 2 थोड़ा सा ज्यादा रहता है और हमेशा ज्यादा रहा है, बट क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से अच्छा हो जाता है। व्हीकल फाइनेंस एयूएम अगर हम देखें 17% के आसपास बढ़ा है, हेल्दी डिसबर्समेंट मोमेंटम भी देखने को मिला है। लेकिन कंपनी की पोजीशनिंग यहाँ पर इस सेगमेंट को लेकर अब कैसे आगे बढ़ रही है? कौन कौन सी कैटेगरी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ड्राइव करेगी आपकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ को? तो क्वार्टर 2 में जो 10% का ग्रोथ था उसके कंपैरिजन में अगर आप अक्टूबर का परफॉर्मेंस देखेंगे वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। 2 अक्टूबर के नंबर अभी आए नहीं है मार्केट में, बट अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो इंडस्ट्री अक्टूबर में अच्छा इंप्रूवमेंट की और हमारा जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है अक्टूबर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर के कंपैरिजन में वो 10% से बहुत ज्यादा है, करीब ऑलमोस्ट 15% के आसपास डिसबर्समेंट ग्रोथ हो चुका है। और हमारा जो मार्केट शेयर है, लाइट कमर्शियल व्हीकल है, हेवी कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कार है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सारे सेगमेंट में हमारा मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है क्वार्टर 2 में भी और अक्टूबर में भी। तो ये जो ट्रेंड है हम इम्प्रूव करते रहेंगे और
आने वाले दिनों में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारा डिसबर्समेंट ग्रोथ जो अभी 10% के लेवल पे है, Q3 में शायद वो 15% के आसपास होना चाहिए, अगर हम मेंटेन करें ये मोमेंटम जो अक्टूबर में हमने गेन किया है। राइट, अब यहाँ पर किस तरह से क्रेडिट कॉस्ट एनबीएफसी रिटेल स्पेस में आप एलिवेटेड रहने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्रेडिट कॉस्ट आउटलुक अगर आप बताना चाहें तो वो किस तरह से आगे बढ़ रहा होगा इस पूरे एनवायरनमेंट में? सो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग, सिक्योर्ड बिजनेस लोन और एसएमई, ये सारे हमारे मॉर्गेज बिजनेस है जहां पर हमारा ग्रोथ 30% के ऊपर रहने वाला है। और यहाँ पर जो क्रेडिट कॉस्ट है, मोर और लेस जहां पर है हम उसी लेवल पे रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आरओए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बिजनेसेस, मॉर्गेज बिजनेस स्पेशली, ये कंपनी के आरओए को बढ़ाते हैं, तो हम इसको ज्यादा करना चाह रहे हैं। तो आप अभी जैसे मिक्स आप देखेंगे, व्हीकल फाइनेंस का 54% है, ये चारों मॉर्गेज का करीब 35-40 के बीच में है, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। दैट्स आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।